हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 28 दिसंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है 100th किसान रेल के बारे में। तो यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया है 100 किसान रेल को, जो कि संगोला महाराष्ट्र से शालीमार वेस्ट बंगाल के बीच में रन करेगी। तो ये जो फ्लैग ऑफ किया गया है वो 28 दिसंबर के दिन किया गया है मोदी जी के द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान। इस ओकेजन के दौरान यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर और श्री पीयूष गोयल जी भी शामिल थे। देखिए, ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन सर्विस जो प्रोवाइड की गई है वो एज ए मल्टी कमोडिटी ट्रेन सर्विस के तौर पर प्रोवाइड की गई है, ताकि जो डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं उनको यहाँ पर ट्रेन सर्विस प्रोवाइड की जा सके, जिसमें कि कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, कैबेज, ड्रम स्टिक, चिली, अनियन और इस तरह के वेजिटेबल शामिल है। इसके अलावा फ्रूट्स में ग्रेप्स, ऑरेंजेस, पोमग्रेनेट, बनाना, कस्टर्ड एप्पल शामिल है। देखिए, यहाँ पर जो भी पेरिशेबल कमोडिटी है उसको जो ऑन रूट स्टॉपेजेस है वहाँ पर भी उनकी अब लोडिंग और अनलोडिंग की जा सकती है, और उसके साइज पर भी कोई बार नहीं लगाया गया है। यानी ये कंसाइनमेंट का साइज क्या होगा इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी साइज के कंसाइनमेंट को यहाँ पर लोड या अनलोड किया जा सकता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सब्सिडी है उसको एक्सटेंड किया है 50% तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए। देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट किसान रेल है उसको चलाया गया था दिलवाली टू दानापुर, जो कि बिहार में पड़ता है, 7 अगस्त के दिन, जिसको कि फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है मुजफ्फरपुर तक एज ए रिजल्ट ऑफ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम फार्मर। देखिए, जो यहाँ पर रिस्पॉन्स रहा फार्मर का वो काफ़ी अच्छा रहा, जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है इस ट्रेन की उसको भी इंक्रीज किया गया है। पहले ये सर्विस जो है वीक में एक बार दी जाती थी, जिसको बढ़ा करके 3 टाइम्स अ वीक कर दिया गया है। तो ये सर्विस जो है इसके थ्रू जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि जो उनके फार्म प्रोड्यूस हैं उसको ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इस जो ट्रेन सर्विस दी गई इसके थ्रू। इसके अलावा जो फार्म प्रोड्यूस है उसकी वेस्टेज को भी कम किया जा सकता है, और सेफ और क्विक मैनर में यहाँ पर डिलीवरी की जा सकती है थ्रू चीपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसके अलावा यहाँ पर जो चेंज है स्मॉलर रेलवे स्टेशन का, उसको यहाँ पर मेजर फार्म प्रोड्यूस लोडिंग हब्स के तौर पर किया जाएगा। देखिए, कुछ स्टेशंस ऐसे हैं जहां पर मतलब कि लोडिंग ऑफ गुड्स जो थी या पार्सल ट्रैफिक पहले नहीं दी जाती थी, यानी कि वो अपने गुड्स को लोड नहीं कर पाते थे, जिसमें कि संगोला, बेलवंडी, कोपरगांव, बेलापुर और मोदलिम शामिल हैं, जो कि सेंट्रल रेलवे जोन में आती है। तो यहाँ पर भी इंडियन रेलवे के द्वारा जो स्टॉपेज फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी संगोला मुजफ्फरपुर किसान रेल में, और जो स्मॉलर स्टेशन है लाइक संगोला और ज्यूर, वहाँ पर भी अब स्टॉपेज प्रोवाइड कराई जाएगी बेंगलुरु आदर्श नगर दिल्ली किसान रेल के अंदर। तो यहाँ पर ये जो फैसला लिया गया है वो यहाँ पर जो स्मॉल फार्मर्स हैं इस रीजन के, उनको देखते हुए इस तरह का कंसिडरेशन किया गया है। तो ये जो स्टॉपेज प्रोवाइड किया जा रहा है तो इसके अंदर जो भी फार्मर्स होंगे उनको एक तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है कि वो जो भी उनके पेरिशेबल फार्म प्रोड्यूस हैं उनको इस स्टॉपेज पे लोड कर सकें, जैसे कि पोमग्रेनेट्स, गावा, कस्टर्ड एप्पल, बनाना और जो अदर फ्रूट, वेजिटेबल्स और फिश हैं उनको यहाँ पर लोडिंग की जा सकती है इन स्टॉपेज के ऊपर। अगली न्यूज़ है न्यू कोविड-19 स्ट्रेन के बारे में। देखिए, यहाँ पर नेशनल टास्क फोर्स ने अपनी एक मीटिंग बुलाई है सैटरडे 26 दिसंबर 2020 के दिन। तो ये मीटिंग जो है वो ICMR के द्वारा बुलाई गई थी। तो यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव था NTF का, यानी कि नेशनल टास्क फोर्स का, वो डिस्कस करना था जो एविडेंस बेस्ड मॉडिफिकेशन है टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और सर्विलेंस स्ट्रेटजी को लेकर SARS-CoV-2 के प्रोस्पेक्ट में। तो यहाँ पर एक न्यू वेरिएंट जो इस वायरस का पाया गया है यूनाइटेड किंगडम में, उसको डिस्कस करना था, ऐसा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बताया है। देखिए, उन्होंने फर्दर ऐड किया है कि जो वेरिएंट स्ट्रेन है उसमें 14 नॉन सिनोनिमस और 6 सिनोनिमस
स्ट्रेन पाए गए हैं, इसके अलावा 3 डिलीशन पाए गए हैं। देखिए जो सिनोनिमस या नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन है वो क्या है। देखिए ये एक तरह की न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन है जो कि एमिनो एसिड के सीक्वेंस को ऑल्टर कर देती है। एमिनो एसिड देखिए आपका एक तरह का प्रोटीन का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जिससे मिलकर के प्रोटीन बनता है। यानी किसी प्रोटीन में जितने ज़्यादा एमिनो एसिड पाए जाएंगे वो उतना अच्छा प्रोटीन होगा। जैसे कि 7 तरह के एमिनो एसिड पाए जाते हैं तो वो सबसे परफेक्ट प्रोटीन होता है, यानी कि सबसे बेस्ट प्रोटीन होता है। जैसे कि चिकन है, एग है, ये सब आपका बेस्ट प्रोटीन में आते हैं। और जो सिनोनिमस होता है वो आपका यहाँ पर उसमें कहा जा रहा है कि नन एमिनो एसिड की ऑल्टरिंग हो जाती है इस वायरस के स्ट्रेन के द्वारा। तो इस तरह से जो स्ट्रेन है उसको एक तरह से ऑल्टर कर रहा है यहाँ पर ये नया स्ट्रेन। इसके अलावा 8 म्यूटेशन जो है वो प्रेजेंट है स्पाइक एस जीन्स के अंदर, जो कि कैरी करता है बाइंडिंग साइट ऑफ H2 रिसेप्टर को, जो कि एक तरह की पॉइंट ऑफ एंट्री है इस वायरस की ह्यूमन रेस्पिरेटरी सेल्स के अंदर। तो यहाँ पर एनटीएफ ने डेलिब्रेट किया है जो भी करंट नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या टेस्टिंग स्ट्रेटजी और सर्विलियंस है सार्स कोविड 2 की जो नई वेरिएंट पाई गई है उसको लेकर के यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया है कि जो यूके वेरिएंट स्ट्रेन है उसके वजह से जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है इस वायरस की। तो ये काफ़ी क्रिटिकल है कि इस तरह के जो इंडिविजुअल हैं जो कि इन्फेक्टेड हैं इस स्ट्रेन से उनको आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल है और एडिक्वेटली उनको कंटेन करना ताकि वो इस तरह के ट्रांसमिशन को फैलाने से रोक सकें। तो ये काफ़ी यहाँ पर क्रूशल होगा। इसके अलावा एनटीएफ ने कंक्लूड किया कि अभी कोई भी ऐसी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है तो उसको यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फर्दर आईसीएमआर ने एडवोकेट किया है कि यहाँ पर 2 या इससे ज़्यादा जीन ऐसे का यानी कि जीन कंटेंट या क्वालिटी का यूज़ किया जाए कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए। तो जो ये पॉलिसी है इसके थ्रू कहा जा रहा है कि काफ़ी अनलाइकली होगा कि किसी भी तरह की जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको मिस किया जा सके करंट टेस्टिंग स्ट्रैटेजी के अंदर। तो यहाँ पर एनटीएफ ने अपनी रिकमेंडेशन के अंदर कहा है कि जो एग्जिस्टिंग सर्विलियंस स्ट्रैटेजी है उसके साथ यहाँ पर काफ़ी क्रिटिकल है कि जो जीनोमिक सर्विलियंस है उसको कंडक्ट करना काफ़ी यहाँ पर क्रिटिकल होगा, स्पेशली जो पैसेंजर यूके से आ रहे हैं उनके लिए। इसके अलावा ये काफ़ी क्रिटिकल होगा टू कंडक्ट जीनोम सीक्वेंसिंग उस तरह के सैंपल्स की जहाँ पर कि ड्रॉप आउट हुआ है एस जीन्स का लैब डायग्नोसिस के दौरान। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रूटीन जीनोमिक सर्विलियंस है सार्स कोविड 2 की जिसको कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स के थ्रू किया जा रहा है तो उसको ज़रूरत है यहाँ पर कि कंटिन्यूअस वे में और वेल प्लान एक्टिविटी के तहत किया जाए। तो यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने इन्फॉर्म किया कि सेंटर ने अपना कॉग्निजेंस लिया है जो रिपोर्टिंग की गई है नए सार्स कोविड 2 के बारे में जो रिपोर्ट है उसको लेकर के। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है उसको काफ़ी प्रोएक्टिवली मॉनिटर किया जा रहा है और स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही है किस तरह से इस तरह के म्यूटेंट वेरिएंट को कंटेन किया जाए। तो कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं स्ट्रैटेजी के उसको जान लेते हैं। तो इस तरह के स्ट्रेन को रोकने के लिए जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर जो कि पॉइंट ऑफ एंट्री हैं उसको एक तरह से यहाँ पर सर्विलियंस में रखा जाएगा। यानी कि जो भी पैसेंजर आएंगे यूके से इन बिटवीन दिसंबर 21 टू दिसंबर 23 उनको टेस्ट किया जाएगा एयरपोर्ट के ऊपर ही। और जो टेस्टिंग होगी वो सिर्फ RT-PCR टेस्ट होगी और इसके रिजल्ट अवेलेबल होंगे। अगर कोई पैसेंजर निगेटिव पाया जाता है तो ही उनको सिर्फ एयरपोर्ट से एग्जिट करने की अनुमति दी जाएगी। और अगर कोई पैसेंजर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रखा जाएगा और यहाँ पर जो सैंपल्स उसके लिए जाएंगे वो भेजे जाएंगे होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ कंफर्मेशन के बाद ही यहाँ पर एक तरह से उसके जो रिजल्ट हैं उसको होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। अगर उसमें नॉन म्यूटेंट वेरिएंट पाए जाएंगे तो अगर पॉजिटिव केस आता है तो उसको परमिट किया जाएगा कि इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में उसको भेजा जाए जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है उसके अंदर।
और जो भी कांटेक्ट हैं इस पॉजिटिव केस के उनको भी लिया जाएगा क्वारंटीन के अंदर, और अगर वो टेस्ट किए जाते हैं तो यहाँ पर उनको ICMR की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टेस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कम्युनिटी सर्विलियंस की जाएगी, यानी कि एक तरह से जो भी यूके अराइवल होंगे उनकी एक लिस्ट मंगाई जाएगी यहाँ पर ड्यूरिंग लास्ट 28 डे, और उसको शेयर किया जाएगा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के द्वारा जो भी कंसर्न्ड स्टेट होंगे उनके पास। तो यहाँ पर जो भी पैसेंजर यूके से आए होंगे 25 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में, उसको ट्रैक किया जाएगा IDSP स्टेट सर्विलियन यूनिट्स SSU और डिस्ट्रिक्ट सर्विलियंस यूनिट DSUs के द्वारा। तो टेस्टिंग जो होगी एज पर ICMR गाइडलाइंस के तहत यहाँ पर की जाएगी, और जो भी पॉजिटिव केसेस होंगे उनको मैंडेटरी फैसिलिटी आइसोलेशन में रखा जाएगा। इसके अलावा जो भी सैंपल्स हैं पॉजिटिव केसेस के उसको WGS में भेजा जाएगा, और इन्हेंस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी जितने भी पॉजिटिव केसेस हैं, और उसको यहाँ पर इसके जो भी कॉन्टैक्ट होंगे उसको भी फैसिलिटी क्वारंटीन में रखा जाएगा, और जो भी पॉजिटिव केसेस हैं उनको जो डिस्चार्ज मिलेगी वो सिर्फ यहाँ पर 14 दिन के बाद मिलेगी। वो भी पहले यहाँ पर उनकी जो सैंपल टेस्टिंग की जाएगी उसमें अगर 2 बार वो नेगेटिव आ जाते हैं तो ही उनको एक तरह से यहाँ पर लीव दिया जाएगा, यानी कि उनको अपने घर भेजा जाएगा। थर्ड पॉइंट है प्रोस्पेक्टिव सर्विलियंस। तो यहाँ पर जो 5% ऑफ जो पॉजिटिव केसेस हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी से वो भी यहाँ पर टेस्ट किए जाएंगे फॉर WGS, यानी कि होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। तो जो होल जीनोम सर्विलियंस है यहाँ पर INSACOG ने, तो यहाँ पर जीनोम सर्विलियंस कंसोर्टियम INSACOG को फॉर्म किया गया है अंडर द लीडरशिप ऑफ NCDC न्यू दिल्ली फॉर लेबोरेटरी एंड एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलियंस फॉर सर्कुलेटिंग स्ट्रेन्स ऑफ SARS-CoV-2। फर्दर यहाँ पर 50 सैंपल्स ऑफ यूके रिटर्नीज आर करंटली अंडर सिक्वेंसिंग एट डेजिग्नेटेड लेबोरेटरी, यानी कि 50 से ज़्यादा सैंपल्स लिए गए हैं यूके रिटर्न जो भी हैं उनकी, और उनको डेजिग्नेटेड लेबोरेटरी में सिक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। ऐसा प्रपोज किया गया है कि जो भी इन्हेंस्ड जीनोमिक सर्विलियंस है उसको कंटिन्यू किया जाएगा अर्ली डिटेक्शन के लिए, और जो भी यूके वेरिएंट है उनको एक तरह से कंटेनमेंट किया जाएगा ताकि जो वेरिएंट है SARS-CoV-2 स्ट्रेन की उसको एक तरह से प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा म्यूटेटेड वायरस को कंटेन किया जाएगा डिफरेंट मेजर्स लाइक सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके। इसके अलावा जो हैंड वॉशिंग है, हैंड हाइजीन, वेयरिंग मास्क के थ्रू, ताकि यहाँ पर इसको कंटेन किया सके। इसके अलावा इफेक्टिव वैक्सीनेशन भी की जाएगी जब ये अवेलेबल होगी, ऐसा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा कहा गया है। अगली न्यूज़ है EDFC यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। तो यहाँ पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट की है न्यू भावपुर टू न्यू खुर्जा सेक्शन ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहाँ पर PM ने सिमिलरली यहाँ पर इनॉग्रेट की है EDFC की ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर यानी OCC को प्रयागराज के अंदर इस इवेंट के दौरान। तो यहाँ पर 351 किलोमीटर न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, जिसको कि बिल्ड किया जा रहा है विद अ कॉस्ट ऑफ 5,750 करोड़ रुपीस की मदद से। तो ये सेक्शन जो होगा वो कई तरह की अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर ओपन करेगा, जो भी लोकल इंडस्ट्रीज हैं लाइक एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज, डेयरी सेक्टर्स, ग्लासवेयर इंडस्ट्री, उसके अलावा हींग प्रोडक्शन के लिए, इसके अलावा लॉक एंड हार्डवेयर के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर देखिए हींग का जो प्रोडक्शन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हींग जो है उसको पहले इंडिया के अंदर कल्टीवेट नहीं किया जाता था। तो अभी यहाँ पर जो फार्मर्स हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल वैली के, उन्होंने हींग की कल्टीवेशन को स्टार्ट किया है। तो ये जो कल्टीवेशन है उसको किया जा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के एफर्ट के वजह से। तो इनकी एफर्ट की वजह से ही अब जो हींग है हमारे कंट्री में उसको कल्टीवेट किया जाएगा। तो ये पहले करंट अफेयर्स में भी आ चुका था, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। देखिए जो ये सेक्शन है न्यू भावपुर टू न्यू खुर्जा, ये जो है डीकंजेस्ट करेगा जो एग्जिस्टिंग कानपुर दिल्ली मेन लाइन है उसको, और एक तरह से इंडियन रेलवे को इनेबल करेगा कि वो फास्टर ट्रेन को यहाँ पर रन कर सके। तो यहाँ पर जो स्टेट ऑफ आर्ट
ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर यानी कि ओसीसी है प्रयागराज के अंदर, वो एक तरह से एक्ट करेगा कमांड सेंटर के तौर पर जो इंटायर रूट लेंथ है उसके अंदर ईडीएफसी के। देखिए जो स्टेट ऑफ आर्ट कॉरपोरेशन कंट्रोल सेंटर यानी ओसीसी है एट प्रयागराज, वो एक तरह से यहां पर कमांड सेंटर की तरह एक्ट करेगा इंटायर रूट लेंथ के लिए ईडीएफसी के। तो यहां पर पीएमओ ने कहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है इस तरह की ग्लोबली। तो ओसीसी जो है उसकी जो इंटीरियर है वो काफी मॉडर्न है, इसके अलावा जो इसकी अर्गोनॉमिक डिजाइन और बेस्ट इन क्लास अकूस्टिक है तो वो काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग है इन्वायरमेंट वो काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है विथ ए ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग ऑफ ग्रीहा 4। तो यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है उसको बिल्ड किया गया है एज पर द नॉर्म्स ऑफ सुगम भारत अभियान। अब जान लेते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। देखिए ये कॉरिडोर जो है उसकी लेंथ है 1856 किलोमीटर की, जिसको कि स्टार्ट किया गया है शाहनेवाल नियर लुधियाना और ये पास करेगा थ्रू पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ये टर्मिनेट करेगा दनकुनी वेस्ट बंगाल पे। तो इसको कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया है? देखिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है और इसको सेटअप किया गया है एज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पे, ताकि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसको एक तरह से ऑपरेट किया जा सके। तो यहाँ पर जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भी कंस्ट्रक्ट कर रही है, जिसकी लेंथ है 1504 किलोमीटर और ये कनेक्ट करेगी दादरी उत्तर प्रदेश को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि मुंबई में है वहां से। इसके अलावा भी ये जोड़ेगी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं लाइक यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।